शुक्रिया रशीद साहब, आपका ये तमाम बातचीत आज तक के साथ करने के लिए और ग्राउंड पर क्या हुआ उस घटना की जानकारी देने के लिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त दंगल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बंगाल प्रभारी भी हैं बीजेपी के। आतिफ रशीद हमसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे। बीजेपी से ही सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीमुल हक टीएमसी से सांसद हमारे साथ राज्यसभा के जुड़ गए हैं। शुभंकर सरकार हमारे साथ मौजूद है, आप कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अवनिजेश अवस्थी जी आरएसएस के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ कर रही हूं क्योंकि वो शुरुआती कुछ मिनट में ही हमारे साथ रहेंगे। कैलाश जी, जो पूरी परिस्थितियां हुई उसकी जानकारी यहां पर रशीद साहब भी दे रहे थे। ग्राउंड पर जो कुछ भी हुआ वो कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी लेकिन सीआईएसएफ की मौजूदगी थी, सीआईएसएफ के पास हथियार भी मौजूद थे। किस नजर से फिर इस पूरी परिस्थिति को देखा जाए? देखिए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ चीजें नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वहाँ पर, और गुंडों का मनोबल आप देखिए। ये जितनी भी हिंसा हो रही है ये स्टेट द्वारा प्रायोजित हिंसा है और सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रही है, जिससे कि वहाँ पर एक अलगाववाद सा सरकार ने बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे विरोध में है उसको कुचल दिया जाए। आप देख रहे हैं कि लगभग मेरी जानकारी के अनुसार कि 1001 ऐसी महिलाएं होंगी जिनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की हत्या हो जाएगी, हमारे पति की हत्या हो जाएगी, जो हो गया वो हो गया, उनसे गाँव छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जो घुसपैठिए जो वहाँ पर आकर और विशेषकर एक हिंदू गांव में जाकर उनको परेशान करना, उनको मारना, उनको लूटना, जिससे गांव छोड़कर चले जाएं और सीमावर्ती जिले से घुसपैठिए आकर उन गाँव में कब्जा करना, ये एक साजिश की तरह हो रहा है। मैं समझता हूँ बंगाल की स्थिति बिल्कुल जम्मू कश्मीर जैसी होती जा रही है। यदि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कल में पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कैलाश जी, जो परिस्थितियां वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, चुनाव तक की बात तो समझ में आती है कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद भी क्यों ममता बनर्जी इतनी आक्रामक हैं आप लोगों पर? आप क्या कारण इसका समझ रहे हैं? देखिए, उन्होंने जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लिस्ट बनाकर उस पोलिंग बूथ के अध्यक्ष को, वहां पर जितने लोग कार्यकर्ता हैं उनके घर को लूटा, उनके घर की महिलाओं को कहीं न कहीं रेप तक हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आने वाले कल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर सके। तो ये एक तरीके से आतंक, अराजकता, अप्रजातांत्रिक कार्य ममता जी द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसके पीछे जिस प्रकार घुसपैठियों को संरक्षण देना, आप जानते हैं कम से कम 8 जिले ऐसे हो गए जहाँ की डेमोग्राफी एकदम बदल गई है। तो कुल मिलाकर एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अगर हमें बंगाल को बचाना है तो फिर हर देश को उसके ऊपर विचार करना है। कैलाश विजयवर्गीय जी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी है जिसने कल ही अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री को भी सौंपी है। बड़े गंभीर आरोप उसमें है, 63 पन्नों की रिपोर्ट है। सवाल ये उठता है कि जब इतने गंभीर उसमें मुद्दे निकल कर आए हैं सामने, तो ऐसे में केंद्र की भूमिका क्या होगी? भविष्य में केंद्र क्या कोई कार्रवाई करेगा इन परिस्थितियों पर? देखिए, अब ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है। जब अभी चुनाव के अंदर जिस पार्टी को 213 सीट मिली हो और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, तो निश्चित रूप से एक जो जन समर्थन है, जन भावना है, उसके खिलाफ होता। पर अब जब सारी चीजें आ रही है देश के सामने, जनता के सामने कि जिस प्रकार की अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, अप्रजातांत्रिक कार्य हो रहे हैं, तो अब निश्चित रूप से केंद्र को इसके ऊपर विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मानवाधिकार आयोग, क्योंकि कैलाश जी, ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार टीएमसी भी ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रही है कि अगर इतना सब माहौल खराब है तो क्यों नहीं आप एक्शन लेते, और एक्शन आप इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हिंसा का मुद्दा जीवित रहे, ये आपके लिए बंगाल में संजीवनी का काम करता है। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा। चुनाव में निश्चित रूप से हमारे
वैसे बहुत बड़ी सफलता मिली है। 3 से बढ़ के हमारी 77 सीट्स हुई, पर हम सरकार नहीं बना सके। तो यदि केंद्र की सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो लोग कहेंगे कि अप्रजातांत्रिक है कि जनता ने उनको नकार दिया, तो सरकार को डिस्टर्ब नहीं, लेकिन अगर अभी आप तुलना कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे हालात बंगाल में हो गए हैं, कैलाश जी, अगर आप तुलना कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे हालात वहां पर हो गए हैं, तो वहां से तो आपने 370 हटा दिया था ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही है कि वहां पर अब केंद्र सरकार को भी विचार करना पड़ेगा कार्रवाई करने के लिए, और एक जनता भी देश की देख रही है कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ परसेप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जनता का परसेप्शन क्या है। मुझे लगता है कि अब एक्सपोज हो गई है बंगाल की सरकार, और अब सही समय है कि कुछ न कुछ इस बंगाल की सरकार की खिलाफ किया जाए। ठीक है, शुक्रिया कैलाश जी आज तक से बातचीत करने के लिए आपका। बढ़ते हैं दंगल में आगे, तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बातचीत में जुड़े हुए हैं। नदीमुल हक जी, अब मैं रुक यहाँ पर आपका करना चाहूंगी। जो